नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। हरित रणनीतिक साझेदारी को बताया बड़ा कदम। कहा, भारत और नॉर्डिक देश मिलकर बनाएं साझा समृद्धि, नवाचार और सतत भविष्य का मॉडल। पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना यात्रा का उद्देश्य। पीएम मोदी के आगमन की खबर से भारतीय समुदाय में उत्साह। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कहा, बस्तर में बंदूकों की गूंज खत्म, अब विकास की बारी। अगले 5 वर्षों में बस्तर के 6 दशकों के नुकसान की भरपाई करेगी एनडीए सरकार। इक्कीस जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। फूल प्रूफ, त्रुटि रहित और पारदर्शी परीक्षा के दिए निर्देश। कहा, सतर्कता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। और अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल दोनों टीम के कप्तान। प्रिंस यादव को वनडे टीम में मिला मौका। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत की साझेदारी की गहराई और गतिशीलता झलकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक हरित साझेदारी करने, इनोवेशन को बढ़ाने और वैश्विक तकनीक को भारत टैलेंट के साथ जोड़कर वैश्विक समाधान पर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश मिलकर साझा समृद्धि, नवाचार और सतत भविष्य का एक मॉडल बनाने के लिए काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, भरोसे और मानव केंद्रित विकास के प्रति एक जैसी प्रतिबद्धता से जुड़े हुए हैं। आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्डिक साझेदारी में अनुसंधान और नवोन्मेष को मजबूत स्तंभ बताया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष कौशल विकास और टैलेंट मोबिलिटी सुनिश्चित करेंगे। भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेज बढ़ाएंगे। हम आर्कटिक और पोलर रिसर्च में अपना सहयोग
और गहरा करेंगे और भारत और नॉर्डिक देशों के बीच स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर सुनिश्चित करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक तनाव के बीच भारत और नॉर्डिक देश नियम आधारित वैश्विक स्थिति को बल देने के लिए सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बहुपक्षीय संस्थाओं के सुधार पर भी जोर दिया। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्डिक समिट से अलग डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि डेनमार्क नॉर्डिक के प्रमुख सदस्य देशों में से एक है। पीएम मोदी ने कहा कि ओस्लो में मैटे फ्रेडरिक्सन के साथ एक सार्थक बैठक हुई। हाल के वर्षों में भारत डेनमार्क की दोस्ती ने जबरदस्त प्रगति की है। जल संसाधन, स्वच्छ ऊर्जा, शिपिंग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है। आने वाले वर्षों में फिनटेक, उद्योग, रक्षा, नवाचार और अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का तालमेल देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी ने बताया कि डेनमार्क के पेंशन फंड्स को भारत में अपना निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। हमें पूरा भरोसा है कि भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ा असर डालेगा। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो से मिलकर बहुत खुशी हुई। भारत और फिनलैंड के संबंधों के लिहाज से ये साल काफ़ी व्यस्तताओं भरा रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री ओर्पो खुद एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए भारत आए थे। आज मुलाकात का मकसद दोनों देशों के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा भरना है। दोनों नेताओं ने 6G, AI, शिक्षा, परमाणु ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी, सतत विकास और अन्य क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे यात्रा के दौरान आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन फ्रोस्टोटिर से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन फ्रोस्टोटिर के साथ उनकी एक शानदार मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भारत आइसलैंड के साथ अपनी दोस्ती को बहुत महत्व देता है। दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, मत्स्य पालन, स्थिरता, जियोथर्मल एनर्जी, कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी से जुड़े क्षेत्रों में आइसलैंड की विशेषज्ञता सराहनीय है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि ऐतिहासिक भारत EFTA टेपा व्यापार और निवेश संबंधों को भी नई गति प्रदान करेगा। भारत इटली सदियों से ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़ी दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। दोनों देश अब अपनी तेजी से बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप के साथ भारत का जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है और रोम व्यापार से लेकर तकनीक, रक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला के साथ व्यापक चर्चा करेंगे।
बैठक में आर्थिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण, मोबिलिटी, इनोवेशन और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर में इटली का निवेश तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा दोनों नेता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा करेंगे। ये एक महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो भारत और यूरोप को रेल, पोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ेगा और भूमध्य सागर में स्थित होने के कारण इटली इस प्रोजेक्ट की एक अहम कड़ी है। पिछले 10 साल में भारत के संबंध यूरोपियन देशों के साथ काफ़ी मजबूत हो रहे हैं और मेडिटेरेनियन रीजन में खास इटली के साथ हमारे संबंध तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा एक अच्छा मौका है इस संबंध को और आगे बढ़ाने के लिए और इसको और दृढ़ करने के लिए और गहरा बनाने के लिए। और जब भी नेताएं मिलते हैं ये एक अच्छा अवसर होता है हम लोगों के लिए बायलैटरल एजेंडा को और ज़्यादा एम्बिशियस बनाने के लिए। और दोनों देशों के सरकार पूरे कोऑपरेशन को रिव्यू करते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सा नया क्षेत्र है जिसमें हम और आगे काम कर सकते हैं। रणनीतिक और आर्थिक हितों से परे इस यात्रा का एक गहरा सभ्यतागत महत्व भी है। भारत और इटली के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों से लेकर कला, वास्तुकला और संस्कृति के आदान प्रदान तक दोनों देश जुड़े रहे हैं। इटली में रहने वाला भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री की इस यात्रा को दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने में एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हम तो जिससे प्रवासी हो तभी हम यहाँ से सालों से रहते हैं, इसलिए जितना दोनों कंट्री का रिलेशन अच्छा हो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये एक बहुत खुशी की बात है सर कि हमारे भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री यहाँ रोम में आ रहे हैं, इटली में आ रहे हैं। हम यहाँ पे दिल खोल के हम सबका स्वागत करेंगे। बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं और जब से यहाँ पे राइट विंग की गवर्नमेंट आई है मेलोनी जी की, तब से भारत के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा से शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और मोबिलिटी के क्षेत्रों में भी सहयोग गहरा होने की उम्मीद है। भारत के लिए जहां इटली यूरोप और भूमध्य सागर का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, वहीं इटली के लिए भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था और एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री इटली द्विपक्षीय वार्ता पर पहली बार आ रहे हैं और इस द्विपक्षीय वार्ता में समुद्री सुरक्षा, निवेश, व्यापार, एग्रीकल्चर, अंतरिक्ष अनुसंधान, क्लीन एनर्जी जैसे विषयों पर दोनों मुल्कों के नेता चर्चा कर सकते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, रोम, इटली। तो भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आखिर क्यों हैं भारत इटली संबंध अहम, ये रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली है। इस दौरान दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बेहद सक्रियता दिखाई है। पीएम मोदी अपने यूरोपीय दौरे के अंतिम चरण में इतालवी प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इटली की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। बीते कुछ समय में दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। 2024 में भारत और इटली ने ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों पक्ष इस एक्शन प्लान को लागू करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस एक्शन प्लान में आर्थिक से लेकर रक्षा क्षेत्र और राजनीतिक संवाद से लेकर कनेक्टिविटी के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। इस विशेष एक्शन प्लान में भारत इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, अंतरिक्ष, प्रवासन और गतिशीलता, पर्यटन और नागरिकों के बीच आपसी संबंधों की मजबूती तक तमाम अहम विषय शामिल हैं। 2023 में भारत इटली ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर शीर्ष नेताओं के बीच नियमित संवाद देखने को मिला है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया, जिसमें भारत का निर्यात करीब 8.55 अरब यूरो था और इटली से भारत का आयात 5.7 अरब यूरो दर्ज किया गया। दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार 2025 में 1.33 अरब यूरो रहा। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इटली ने अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति के तहत भारत को प्राथमिकता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता दी है। साथ ही इटली भारत के नेतृत्व वाली कई बहुपक्षीय पहलों का भी हिस्सा बन चुका है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI शामिल हैं। साथ ही इटली भारत के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी संस्थापक सदस्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बहुआयामी रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। रोम के उत्तरी इलाके की खूबसूरत वादियों में इन दिनों तबले की थाप, भजन और संस्कृत मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। निर्मल हाउस के भीतर इटली के कोने कोने से आए इतालवी नागरिक जुटे हैं, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, योग और दर्शन को अपने जीवन में उतारा है। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की रोम से ये खास रिपोर्ट। और ऐतिहासिक स्मारकों से दूर भारत को महसूस करने का एक अलग ही आनंद है। इटली के ग्रामीण इलाके में बसे निर्मल हाउस में पूरे इटली से लोग योग, ध्यान, संगीत और आध्यात्मिकता के जरिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये नजारा भारत और इटली के बीच एक अनोखा सांस्कृतिक सेतु बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा से जहां दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित हुआ है, तो वहीं इस तरह के प्रयासों से दोनों मुल्कों के लोगों के बीच संस्कृति और आपसी मानवीय जुड़ाव भी तय हो रहा है। Somehow yoga is a universal योग एक सार्वभौमिक भाषा है, इसलिए यह हमेशा से ही मनुष्यों के भीतर मौजूद रही। यह केवल हमारी सोच और संस्कृति की बनावट के कारण अब तक छिपा हुआ था। सौभाग्य से भारतीय समाज और संस्कृति ने इसे मानवता के विकास में एक ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखा। यहाँ मौजूद कई लोगों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये उस प्राचीन ज्ञान की जन्मभूमि है जो आज भी महाद्वीपों के पार अपनी पहचान रखता है। किसी ने बरसों पहले योग की शुरुआत की थी, तो किसी को जीवन के कठिन दौर में ध्यान का सहारा मिला। लेकिन आज ये सभी भारत के बारे में बेहद सम्मान, गर्मजोशी और गहरी श्रद्धा के साथ बात करते हैं। योग का जन्म भारत में हुआ था। मुझे लगता है कि योग मेरे खून में है, या मुझ में समाया हुआ है, या ऐसा कुछ है जिसे मैं अपने से कभी भी अलग नहीं कर सकती। ये जुड़ाव यहाँ हर तरफ साफ दिखाई देता है। तबले की थाप में, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बेहद सधे हुए अंदाज में सीखी गई मुद्राओं में और सामूहिक ध्यान की उस गहरी शांति में। कई प्रतिभागियों के लिए जो सफर दशकों पहले शुरू हुआ था, वो अब उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। ऐसे समय में जब भारत और इटली व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं, तो वहीं ध्यान और योग के प्रति लोगों का लगाव दोनों देश के लोगों में एक मजबूत स्तंभ का काम करता है। पीपल टू पीपल कनेक्ट यानी जन जन का जुड़ाव, एक ऐसा सांस्कृतिक संबंध जिसे समझौतों या आधिकारिक बयानों के जरिए नहीं नापा जा सकता। आज पूरी दुनिया योग के प्रति आकर्षित हो रही है। इटली में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भारतीय योग से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि योग उन्हें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है और उनके मन को स्थिरता देता है। यही कारण है कि आज सहज योग इटली के हजारों लोगों के मन में बसा हुआ है और मानसिक शांति के लिए वो इस योग को लगातार कर रहे हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, रोम, इटली। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक।
सीखते तोड़ते टूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। हाँ QR स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना। टिंकू थोड़ा ध्यान से। विशंबर तू थोड़ा ध्यान से। QR स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। गरीब आदमी कहाँ से पौष्टिक आहार ले? अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियां, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो, इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद खात्मे के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे हैं। उन्होंने मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। बैठक के बाद अमित शाह ने बताया कैसे इस पूरे इलाके से नक्सलवाद को खत्म किया गया। साथ ही उन्होंने बताया 200 सुरक्षा कैंपों में से 70 कैंप जनसेवा कैंप में तब्दील होंगे। वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा ये एक संकल्पना है। ये पूरे क्षेत्र को, केरल जितना बड़े भूभाग के बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए। वो कैंप में CAPF के जवान, DRG के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रहकर वो क्षेत्र की सुरक्षा की चिंता करते थे। मगर अब बस्तर नक्सल मुक्त हो गए, तब हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप, करीब करीब 1/3 कैंप को हम वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा में तब्दील करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के 7 जिलों में विकास की नई परियोजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा अब इस पूरे इलाके में तमाम आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। अब हर गरीब परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। उनके राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। नक्सल मुक्त बस्तर अब विकास की राह पर है। यहाँ पर पैक्स भी बनेगा, यहाँ पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाए। यही सेवा डेरा का उपयोग कर कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाएंगे। NDDB के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है। हमारे उप मुख्यमंत्री गुजरात जाकर कोऑपरेटिव डेयरी का पूरा मॉडल समझकर आए हैं और आने वाले 6 माह में
हम यहाँ पर बस्तर संभाग में डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए लक्ष्य तय किया है। जो नुकसान पिछले 50 साल में हुआ है उसकी भरपाई हमारी सरकार 5 साल में पूरी करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इसके सुरक्षित, सुचारू और त्रुटि रहित आयोजन का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी खामियों को व्यापक रूप से दूर किया जाना चाहिए ताकि परीक्षा के आयोजन में पूर्ण शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि परीक्षा व्यवस्थाओं की सख्त निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता और सुरक्षा से कोई समझौता न करने और छात्रों के लिए परिवहन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने अनियमितताओं के आरोपों के बीच 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अनियमितताओं को देखते हुए अगले वर्ष से मेडिकल प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है। पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो। तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड्स है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सरकारी बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम और गैर जरूरी दौरों में कटौती पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों, बिजली बचत उपायों, पेपरलेस ऑफिस और ई-ऑफिस सिस्टम को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने पर भी विशेष जोर दिया है। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान से 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान छोड़ दिया है। उन्होंने आधिकारिक घोषणा करते हुए साफ कर दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहांगीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो फलता की शांति और तरक्की चाहते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फलता के विकास के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, जिसके चलते वो फलता के पुनर्मतदान से खुद को अलग कर रहे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर खान ने यह बड़ा ऐलान ठीक उसी दिन किया है जब चुनाव प्रचार का शोर थम गया। जहांगीर खान वहीं टीएमसी उम्मीदवार हैं जिनका कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग के पुलिस ऑब्जर्वर और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के साथ तीखा विवाद हुआ था। वहीं भाजपा नेता लोकेट चटर्जी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोकेट चटर्जी ने जहांगीर खान और टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि फलता जैसे क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस द्वारा लंबे समय से की जा रही गुंडागर्दी, धांधली और कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। ऊपर नीच में एक भी टीएमसी कोई नहीं है। 80 एमएलए होने के बावजूद भी टीएमसी एकदम खाली हो गया है, इसलिए डर में ये लोग हाथ उठा लिया है। और वहाँ का जनता को भी 10 साल से वोट नहीं दे पाए, उसका जनता भी वोट नहीं दे पाया। पूरा वोटर आईडी कार्ड लेके छप्पा मारते थे। अभी वोटर लोग भी, जनता भी जग गया है। अब बात कोई सुन नहीं रहा है। उनका पार्टी खत्म हो चुका है। उसका पार्टी में सांसद एमएलए होने के बावजूद भी उसका पार्टी पूरा खाली है। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। कोलकाता नगर निगम ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से जुड़ी कम से कम 17 संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी किए हैं। कोलकाता नगर निगम का ये नोटिस अवैध निर्माण और बिना मंजूरी के बनाई गई इमारतों की जांच को लेकर जारी किया गया है। कोलकाता नगर निगम की एक विशेष टीम ने अभिषेक बनर्जी के हरीश मुखर्जी रोड स्थित आलिशान आवास शांति निकेतन पर दस्तक दी और वहां धारा 401 के तहत कानूनी नोटिस चस्पा कर दिया। ये नोटिस अवैध निर्माण और बिना मंजूरी के बनाई गई इमारतों की जांच को लेकर जारी किया गया है। कोलकाता के आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। अपने पोस्ट में उन्होंने इसे एक महान और सकारात्मक कदम करार देते हुए लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने सिस्टर अभया के दोषियों की जल्द पहचान और उन्हें कड़ी सजा दिलाने का संकल्प व्यक्त किया। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में कोलकाता पुलिस के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, जिनमें तत्कालीन पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल, पुलिस उपायुक्त उत्तरी डिवीजन अभिषेक गुप्ता और पुलिस उपायुक्त मध्य डिवीजन इंदिरा मुखर्जी शामिल हैं। अधिकारियों के निलंबन के साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका की भी समीक्षा कराने का आदेश दिया है। खबरें अभी और भी हैं, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। मसाला ओए, छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। भारत करता है डिजिटल भुगतान, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स मामले में अपने पुराने आदेश में बदलाव की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। डॉग लवर्स की ओर से दाखिल याचिकाओं में इस आदेश में बदलाव की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC नियमों को सही तरीके से लागू करने में गंभीर लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से ये समस्या और बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश को सही मंशा और उचित तरीके से लागू करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई FIR या आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। दिल्ली शराब घोटाले में घिरी आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। निचली अदालत से राहत के बाद खुद को पीड़ित बताने वाले अरविंद केजरीवाल अब नई कानूनी फेर में फंसते नजर आ रहे हैं। अवमानना मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा, दुर्गेश पाठक को नोटिस जारी हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते में सभी से जवाब मांगा है। 4 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा, दुर्गेश पाठक की तरफ से किसी ने भी अदालत में उनका पक्ष नहीं रखा। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि इन सभी नेताओं के सोशल मीडिया से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में एक एमाइकस क्यूरी भी नियुक्त किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। वर्मा पिछले महीने ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। न्यायाधीश अधिनियम 1968 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। बीते साल पूर्व न्यायाधीश वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से जले हुए नोटों की बरामदगी की गई थी। इसके बाद विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिस स्वीकार करने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के संदर्भ में आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। बीते 25 फरवरी को समिति का पुनर्गठन किया गया था। इस समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता BV आचार्य शामिल थे। वर्मा ने बीते 10 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिससे उनके खिलाफ जारी महाभियोग की कार्यवाही निष्प्रभावी हो गई। वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से जले नोटों की गड्डियां बरामद होने के बाद से आलोचनाओं का सामना वो कर रहे हैं। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मंदिरों के सोने को लेकर फैलाए जा रहे दावों पर केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि मंदिरों में रखे सोने के मुद्रीकरण को लेकर वायरल हो रही खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार की ओर से मंदिरों, धार्मिक संस्थाओं या ट्रस्टों के पास मौजूद सोने को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। मंत्रालय ने उन दावों को भी खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार मंदिरों के सोने के बदले गोल्ड बॉन्ड जारी करने या उसे राष्ट्रीय रणनीतिक गोल्ड रिजर्व में शामिल करने की तैयारी कर रही है। मंत्रालय ने मंदिरों के शिखरों, दरवाजों या धार्मिक संरचनाओं पर लगी सोने की परत को रणनीतिक स्वर्ण भंडार का हिस्सा बनाने जैसी बातें भी पूरी तरह झूठी और बेबुनियाद बताया। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। और इस वक्त हमारे पास नॉर्वे से दृश्य आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी अपनी नॉर्वे की यात्रा खत्म कर अब इटली की ओर रवाना हो रहे हैं। वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की नॉर्वे की यात्रा रही, जहां ये आप वो दृश्य देख सकते हैं। हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं।
नॉर्वे से ये दृश्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी नॉर्वे की यात्रा खत्म कर अब इटली की ओर रवाना हो चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की नॉर्वे की यात्रा रही। यहाँ भारत और नॉर्वे के संबंधों को लेकर के दोनों देशों के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया, जो तीसरी भारत नॉर्डिक समिट नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित की गई, उसमें हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने और विभिन्न जो नॉर्डिक देश हैं उनके प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी प्रधानमंत्री मोदी की हुई और उसके बाद जो नॉर्डिक समिट है वहाँ पर सभी प्रधानमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ पर मुलाकात हुई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की ये नॉर्वे की यात्रा रही है और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे की यात्रा खत्म कर इटली के लिए रवाना हो गए हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है इटली, जहां अब प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे से इटली के लिए रवाना हो गए हैं और इटली में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम हैं। भारत और इटली के संबंधों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण क्षेत्र और हो सकते हैं जिसमें दोनों देश आगे और काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ साझेदारी बढ़ा सकते हैं, इन सभी मामलों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा रहने वाली है प्रधानमंत्री की इटली की यात्रा। और फिलहाल हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी नॉर्वे की यात्रा खत्म कर इटली की ओर रवाना हो चुके हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से और काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री की यात्रा रही। 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है प्रधानमंत्री की यात्रा का इटली, जहाँ के लिए अब प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। और इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी यूएई से और उसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स और स्वीडन की यात्रा पर गए और उसके बाद प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की यात्रा की और अब नॉर्वे की यात्रा खत्म कर प्रधानमंत्री इटली के लिए रवाना हो गए हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब इटली के लिए रवाना हो गए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की ये नॉर्वे की यात्रा रही है, जहां प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के साथ द्विपक्षीय संबंधों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर के वहां पर महत्वपूर्ण बातचीत की है। और उसके साथ ही जो नॉर्डिक देश हैं उनके प्रधानमंत्रियों के साथ आज भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि वहां पर विचार विमर्श हुआ। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। Today, Prime Minister Shri Narendra Modi attended the 3rd India-Nordic Summit in Oslo, hosted by Prime Minister of Norway and joined by his counterparts from other Nordic countries, Denmark, Finland, Iceland and Sweden. Prime Minister also held bilateral meetings with his counterparts on the margins of the 3rd India-Nordic Summit. As you are aware, today the combined economy of Nordic countries is over $2 trillion. Nordic countries are at the forefront in niche technologies in the areas of innovation, clean and green tech solutions, sustainability, renewable energy, including offshore wind, green hydrogen and green methanol, e-mobility, digitalization, ICT, AI, blue economy, maritime solutions, port modernization, skill development, agriculture and food processing, health and life sciences and green shipping. The Nordic Summit and bilateral summits held by Honorable Prime Minister helped us to take forward our engagement with each of these countries bilaterally and plurilaterally on each of these major sectors. India's relationship today with the Nordic countries has been seeing an upward trajectory. Over 700 Nordic companies operate in India and around 150 Indian companies have a presence in the Nordic region. The 3rd India-Nordic Summit held today has imparted a strategic dimension to the India-Nordic relationship. The Prime Ministers underlined that they are meeting at a time of global
geopolitical flux and rapid economic and technological transformation, and agreed on the need to deepen our partnership for mutual benefit and also to cooperate in addressing global challenges. In this context, they decided to elevate the India-Nordic relationship to Green Technology and Innovation Strategic Partnership. Green Technology and Innovation Strategic Partnership. During the discussions, the leaders agreed to deepen India-Nordic cooperation in green and clean technologies and scale up joint blue economy initiatives, including collaboration on sustainable shipping through India's Sagarmala and Mahasagar programs. The leaders called for stronger trade, investment and talent linkages, emphasizing early implementation of the India-EU Free Trade Agreement and the realization of commitments under India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement. India stands ready to provide a stable and enabling environment for Nordic investors and innovators. The leaders encouraged greater Nordic business participation in India's journey of growth towards Vikasit Bharat, that is, to become a developed country by 2047. During the bilateral meetings, Honorable Prime Minister also invited the Nordic countries to actively participate in the WAVES Summit, which is scheduled to be held in India next year. The leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. They reiterated the need for comprehensive reform of multilateral institutions, called for restructuring of the UN Security Council to reflect contemporary global realities. Nordic leaders reiterated their support for India's permanent membership in a reformed and expanded UN Security Council. The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and agreed to strengthen cooperation against terror financing and cross-border terrorism. To conclude, the leaders reaffirmed the India-Nordic partnership is value-based, pragmatic and action-oriented, and agreed to translate ambition into measurable outcomes before the next summit in Helsinki, and expressed the confidence that the partnership will deliver tangible progress for a more peaceful, resilient and sustainable world. तो भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में जो शिखर सम्मेलन हुआ है ओस्लो में, उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे विदेश मंत्रालय के सचिव हैं सीबी जॉर्ज। और आपको बता दें कि भारत और नॉर्वे के बीच बढ़ते संबंधों की एक कड़ी है EFTA, यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। भारत और EFTA ने 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते यानी TEPA पर हस्ताक्षर किए थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यात्रा से भारत और नॉर्वे के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच EFTA भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कैसे भारत EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट खास है, बताएंगे आपको। लेकिन पहले आपको बताते हैं आखिर क्या है EFTA। EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में इसके तत्कालीन 7 सदस्य देशों द्वारा आपसी मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। खास बात यह है कि भारत और EFTA ने 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते यानी TEPA पर हस्ताक्षर किए थे और यह समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया। साथ ही आपको बता दें कि EFTA यूरोप के 3 आर्थिक समूहों में से एक है और ये एक महत्वपूर्ण समूह है, जबकि 2 अन्य यूरोपीय संघ और यूके के साथ भी भारत मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। आइए अब जान लेते हैं यूरोप के 4 विकसित देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ किया गया TEPA यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से हमें क्या फायदा मिलेगा।
दरअसल इस समझौते का मुख्य लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का निवेश लाना और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। इस समझौते में 14 अध्याय शामिल हैं, जो मुख्य क्षेत्रों जैसे कि वस्तुओं की बाजार तक पहुंच, उत्पत्ति के नियम, व्यापार सुविधा, व्यापार में सुधार, स्वच्छता और व्यापार की तकनीकी बाधाएं, निवेश प्रोत्साहन, सेवाएं, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार और संवहनीय विकास और इसके साथ अन्य कानूनी और आपसी प्रतिस्पर्धा घटाने के प्रावधानों पर केंद्रित है। EFTA ने 92.2% उत्पाद प्रविष्टियों पर रियायत की पेशकश की है, जिसके दायरे में भारत का 99.6% निर्यात शामिल है। इससे सभी नॉन एग्रीकल्चर गुड्स और प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रियायत के दायरे में आएंगे। इसके बदले में भारत ने कड़े सुरक्षा उपायों के साथ 82.7% उत्पाद प्रविष्टियां पर पहुंच दे दी है, जो EFTA निर्यात का 95.3% है। डेयरी, सोया, कोयला, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और चुनिंदा खाद्य उत्पादों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस सूची से अलग रखा गया है। मेक इन इंडिया और PLI योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के तहत आने वाले उत्पादों के लिए टैरिफ में 5 से 10 वर्षों में चरणबद्ध कटौती की जा रही है। इससे घरेलू उद्योगों को उस प्रथा में उतरने से पहले मजबूत होने का समय मिल जाता है। ये समझौता सेवाओं और कुशल प्रतिभाओं के लिए एक प्रवेश द्वार के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत की GVA में सेवाओं का योगदान करीब 55% से अधिक है और ऐसे में टेपा ज्ञान और डिजिटल सेवाओं में अगली पीढ़ी के व्यापार के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। भारत ने 105 सब सेक्टर्स में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जबकि EFTA के प्रस्तावों में स्विट्जरलैंड से 128, नॉर्वे से 114, आइसलैंड से 110 और लिंक्टनस्टीन से 107 सेक्टर्स की पेशकश है। इसमें IT और व्यावसायिक सेवाएं, शिक्षा, मीडिया, सांस्कृतिक और व्यावसायिक सेवाओं जैसे प्रमुख भारतीय क्षेत्र शामिल हैं। टेपा में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नियम ऐसे बनाए गए हैं कि नई खोज और इन्वेंशंस की सुरक्षा भी हो और लोगों को सस्ती दवाएं भी मिलती रहें, जिससे भारत को पब्लिक हेल्थ और जेनरिक मेडिसिन बनाने की आज़ादी भी मिलती है। तो वहीं स्विट्जरलैंड जैसे इनोवेशन वाले देश को भारत की दवा और कानून व्यवस्था पर भरोसा दिखता है। भारत ने पेटेंट एवरग्रीनिंग से बचाव रखा है ताकि दवाइयां महंगी ना हो, यानी टेपा इनोवेशन और लोगों की जरूरत दोनों के बीच एक संतुलन बनाता है। टेपा का उद्देश्य सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसा विकास करना है जिससे सभी लोगों को फायदा मिले, यानी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर एक फोकस यहां नजर आता है समझौते का। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने, लागत कम करने और वहां के बाजारों में भारतीय उत्पादों के प्रवेश में तेजी आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 में EFTA देशों में भारत का निर्यात $72.37 मिलियन का रहा। टेपा ने विशेष रूप से स्विट्जरलैंड और नॉर्वे में इन श्रेणियों में टैरिफ को या तो खत्म कर दिया है या काफी कम किया है, जिसमें EFTA के साथ भारत के कृषि व्यापार का 99% से अधिक हिस्सा है। वहीं नॉर्वे में मछली और झींगा आहार पर करीब 13.16% तक के शुल्क में छूट, जिससे भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और आहार और कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि होगी। ऐसे में नॉर्वे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्जे और बैटरी प्रबंधन प्रणालियां, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए जिसमें नेविगेशन है, सोनार है, अन्य उपकरण हैं, वहीं स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा निगरानी उपकरण जैसे क्षेत्रों में भी बतौर अहम साझेदार नजर आएगा। इस समझौते से इलेक्ट्रिक मशीनरी, तांबे के उत्पादों, ऊर्जा कुशल प्रणाली और इंजीनियरिंग के लिए बाजार पहुंच का विस्तार होगा। रत्न एवं आभूषणों को टेपा के तहत EFTA देशों में शुल्क मुक्त रखा गया है, तो वहीं भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए टेपा एक रणनीतिक आधार बनाने में मदद करेगा, जिससे MSMEs और OEM के वैश्विक स्तर पर इसका विस्तार हो सकेगा। टेपा भारत के लिए एक व्यापार समझौते से कहीं बढ़कर है। यह समान विचारधारा वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ रणनीतिक विश्वास का एक साधन है, जो पारदर्शिता, नियम आधारित व्यापार और इनोवेशन को महत्व देते हैं। यह समझौता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत की ओर अग्रसर करता हुआ नजर आएगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है और इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ, जा देख ले।
वापस आ गया? हाँ हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कुछ ही देर में मेरे सहयोगी हमारा प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन न्यूज़ नाइट लेकर आएंगे और फिलहाल आप मुझको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।